Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो जैसा कि आज हमारा ये देखो चैप्टर जो सेकंड है क्लियर है ना। चैप्टर 2 का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है क्लियर है। तो इससे पहले अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस सारे चीज़ों को देख लोगे, उसके बाद यहाँ पे देखोगे। यहाँ हम एक सेपरेट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज द फंगी। ओके, हमने मोनेरा किंगडम पढ़ लिया था क्लियर है ना, हमने प्रोटिस्टा भी पढ़ लिया था। ओके, मोनेरा याद है तुम्हें? मोनेरा मोनेरा में बेसिकली कौन से आ रहे थे? तो बैक्टीरिया आ रहे थे। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया है। सोल मेंबर मोनेरा का कौन है? तो बैक्टीरिया है। इसकी पहचान क्या थी? तो इसकी पहचान थी ये तुम्हारे प्रोकैरियोट थे क्लियर है ना, प्रोकैरियोटिक थे। मीन्स समझ सकते हो जो न्यूक्लियस था वो वेल डेवलप नहीं था, साथ ही साथ न्यूक्लियस वाज नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड एंड along with all those membrane bonded organelles were also absent. ओके, सो ये प्रोकैरियोटिक थे। इसके बाद हमने प्रोटिस्टा देखा था, और प्रोटिस्टा की क्या पहचान थी? तो प्रोटिस्टा की पहचान थी कि ये तुम्हारे यूकैरियोटिक थे, और यूकैरियोटिक के साथ साथ ये तुम्हारे यूनिसेलुलर थे। ओके, जिनका कोई नहीं उनका प्रोटिस्टा। ओके ना, सो ये यूकैरियोटिक के साथ साथ यूनिसेलुलर थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग देखने वाले हैं फंगी। तो फंगी के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम उन्हें एक एक करके क्लियर है ना। लेकिन अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट होगा, बट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट तो प्लांट में भी होता है। यहाँ पे देखो समझना, यहाँ पे सेल वॉल क्या है? तो प्रेजेंट है। तो ये तो सेल वॉल प्लांट में भी प्रेजेंट है ना, बट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फंगी इज हेयर हेट्रोट्रॉफिक क्लियर है ना। लेकिन अगर वही प्लांट की बात कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? सेल वॉल प्रेजेंट प्लस ऑटोट्रॉफिक, तो वो तुम्हारा प्लांट हो जाता है क्लियर है। और सेल वॉल एब्सेंट हो गया वो तुम्हारा एनिमल हो जाता है। तो इस तरह से हमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, बाकी तो फिर माइन्यूट क्लासिफिकेशन उसमें अंदर पढ़ेंगे हम। तो देखना यहाँ पे फंगी को, द फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। ओके, दिस शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी समझते हो कि स्ट्रक्चर में देखने में बाहर से कैसा लग रहा है, और साथ साथ हैबिटेट मीन्स जहाँ वो रहता है क्लियर है ना। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स, जो सड़ जाते हैं, बेसिकली फ्रूट्स खराब हो जाते हैं उस पे, या अगर ब्रेड को छोड़ दो कुछ दिन तो उस पे देखते हो फंगस ग्रो कर जाता है बेसिकली क्लियर है ना। ब्रेड मोल्ड नाम भी सुना होगा तुमने, राइजोपस, सो दैट इज एक्चुअली फंगस है ना। ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड पे लगने वाला जो फंगस है ना, दैट इज ब्रेड मोल्ड। तो ये एक्चुअली में इसका नाम क्या है? दिस इज द राइजोपस फंगी। ये एक फंगी है क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। द कॉमन मशरूम यू ईट, और जो मशरूम खाते हो ना वो भी बेसिकली क्या है? तो फंगी ही है। एंड टूड स्टूल्स, ये दोनों जो खाने के बेसिकली आइटम्स हैं आर ऑल्सो फंगी। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड की लीव्स पे बेसिकली वाइट वाइट स्पॉट्स जो होते हैं वो भी एक पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। दैट इज एक्चुअली ए डिजीज। इस पॉइंट को याद रखना, वाइट स्पॉट जो हो रहा है मस्टर्ड पे वो किसकी वजह से हो रहा है? सो दे आर कॉज ड्यू टू a parasitic fungus. Okay, some unicellular fungi that is yeast are used to make bread and beer. कुछ जो फंगस होते हैं यूनिसेलुलर फंगस खास करके, जैसे कि तुम्हारा ईस्ट हो गया, ये क्या बनाते हैं? तो ब्रेड एंड बियर बनाते हैं। कैसे बनाता है? तो देखो ईस्ट का तुम याद करो, ईस्ट में होता है तुम्हारा फर्मेंटेशन। ईस्ट में तुम्हारा फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्या है भाई? तो फर्मेंटेशन एक एन एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, जिसका प्रोडक्ट क्या बनता है? तो प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी। दिस इज द प्रोडक्ट हेयर। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। तो ये जो अल्कोहल होता है ना, इससे तुम्हारा बियर बन जाता है, यानी कि शराब बन जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका यूज करके तुम्हारा ब्रेड बनाया जाता है। क्योंकि देखते हो ब्रेड जो होते हैं वो फ्लफी होते हैं, तो ब्रेड में फ्लफीनेस कहाँ से आती है? इसी फर्मेंटेशन की वजह से। रात में जैसे आटा गूंथे उसमें हमने ईस्ट पाउडर डाल दिया क्लियर है,
अब वो क्या हुआ, सुबह तक वो फर्मेंट किया, फर्मेंटेशन की वजह से वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भरे, फिर जब हम उसे ओवन में बेसिकली गर्म करते हैं ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होने की वजह से ऊपर उठता है एंड इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ स्मॉलर होल्स इन द ब्रेड एक्चुअली, एंड दिस मेक्स द ब्रेड फ्लफी। और बियर में अल्कोहल का तो डायरेक्टली यूज हो रहा है, समझ रहे हो, बियर क्या और भी जितने टाइप ऑफ बिवरेज होते हैं ना, वो सभी में बेसिकली यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ब्रेड बियर बनाने में किसका यूज हो रहा है, तो ईस्ट का यूज हो रहा है, याद रखना है तुम्हें, चाहो तो कहीं लिख सकते हो साइड में। अदर फंगी कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे फंगी होते हैं जो प्लांट एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे व्हीट रस्ट कॉजिंग पिकीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, व्हीट रस्ट है जो कि बेसिकली पिकीनिया कॉज कर रहा है बेसिकली, क्लियर है ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, समझ गए यहाँ पे, तो हेयर पिकीनिया इज एक्चुअली ए फंगस एक्चुअली, ओके, जो कि व्हीट रस्ट कॉज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे याद रखोगे। व्हीट रस्ट कौन कॉज करता है, तो पिकीनिया कॉज करता है। सम आर द सॉर्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, बताया था मैंने पिछले क्लास में कि फंगस से और बैक्टीरिया से, दोनों से ही एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखो एक एग्जाम्पल दिया है पेनिसिलियम का, तो पेनिसिलियम इज वन ऑफ द फंगस जिससे कि तुम्हारा सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था, एंड दैट वाज द पेनिसिलिन। क्लियर है, यहाँ पे याद रखना कि ये जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन ये किससे बना था, तो ये बना था पेनिसिलियम से, और ये पेनिसिलियम क्या है, तो एक फंगी है, और ये पेनिसिलिन क्या है, तो एक तुम्हारा एंटीबायोटिक्स है। क्लियर है ना, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है बेसिकली, क्लियर है ना। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि ये बेसिकली किसने बनाया था, तुम्हें याद होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो इन्होंने बेसिकली कल्चर मीडिया तैयार करा था अपने लैब में, जिसमें कि ग्रोथ करवा रहे थे बैक्टीरिया को, लेकिन किसी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ नहीं और वहाँ पे फंगस ग्रो हो गए थे, यही तुम्हारे पेनिसिलियम वाले। क्लियर है ना, या फिर किसी और भी तरह के बेसिकली। तो उन्होंने दो चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करा, पहला कि ये फंगस क्यों ग्रो किया। द आंसर वाज कि फंगस के स्पोर्स जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जहाँ भी उसे न्यूट्रिशन मिलता है वहां पे ग्रो कर जाता है, तो उसे कल्चर मीडिया में न्यूट्रिशन मिला, ग्रो कर गया। बट द मेन क्वेश्चन वाज कि चलो ठीक है, फंगस ग्रो किया तो क्या, बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो किया, क्योंकि उन्होंने तो बैक्टीरिया ग्रो करना था। तो द आंसर वाज, फिर उन्होंने पाया कि एक्चुअल में क्या करता है ये पार्टिकुलर फंगस, क्या करता है, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है बेसिकली, क्लियर है ना, जिससे कि वो ग्रो सही से नहीं कर पाते हैं। और वैसे अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल को अफेक्ट करता है, जिस वजह से उसका ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है और फाइनली उसका सही तरह से ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्लियर है ना, और खुद ग्रो कर जाता है यहाँ पे। ओके, सो इस तरह से उन्होंने उनके दिमाग में आइडिया है कि इस तरह से हम कुछ मेडिसिन बना सकते हैं, एंड देन ही डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन, यहाँ पे देखो एक पॉइंट क्या है कि फंगी क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स जो लगभग हर हैबिटेट में रह ले, क्लियर है ना, एंड अकर्स इन एयर, देखो एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है, क्लियर है ना, एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट्स में भी है। समझ में आ रहा है, यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी है इसका, एक्वेटिक हैबिटेट भी है, क्लियर है ना, इवन सॉइल में भी रह रहा है, साथ साथ एनिमल्स में भी रह रहा है, प्लांट में भी रह रहा है, तो इस तरह से कॉस्मोपॉलिटन है। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रहते तो सब जगह लेकिन ज्यादा ग्रो करना कहाँ पसंद करेगा, तो जहाँ उसे वार्म क्लाइमेट और साथ साथ थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, यानी वार्म और ह्यूमिड प्लेस जहाँ मिलेगा ना, तो वहां पे ये ग्रो कर जाएगा। ह्यूमिडिटी समझ रहे हो, थोड़ा सा बेसिकली वाटर का प्रेजेंस होना, आर्द्रता जिसे बोलते हो ह्यूमिडिटी। ओके, एयर में वाटर का प्रेजेंस, दैट इज द ह्यूमिडिटी, है ना, और वार्म समझ रहे हो, दैट इज द टेम्परेचर एक्चुअली। तो ये दो कंडीशन जहाँ फुलफिल होंगे वहां पे फंगस और मतलब ग्रो कर जाएंगे, क्लियर है ना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स में फूड क्यों रखते हो भाई, ऑब्वियसली ताकि वो फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से खराब ना हो जाए। यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल
और फंगल इन्फेक्शन, यही दो हैं जो सबसे ज़्यादा बेसिकली फूड को खराब करने का श्रेय जाता है। क्लियर है ना? तो पूरा ठेका इन दोनों ने ही ले रखा है हमारे फूड आइटम्स को खराब करने का। ओके, जो फूड पॉइजनिंग वगैरह होता है ना, वो भी बेसिकली तुम्हारा बैक्टीरिया फंगस से ही होता है। क्लियर है ना? कि तुमने अगर बासी खाना खा लिया या फास्ट फूड कुछ वैसा खा लिया, क्लियर है, तो उस वजह से बेसिकली होते हैं ना फूड पॉइजनिंग। सो दैट इज मेनली बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि इस पॉइंट को तुम्हें याद रखना है, इसको अंडरलाइन करोगे एनसीईआरटी में कि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। क्योंकि देखो, क्योंकि समझना, जब तुम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो वहां पे यूनिसेलुलर में दो ही चीज पढ़ोगे, आइदर तुम मोनेरा पढ़ोगे या फिर प्रोटिस्टा पढ़ोगे। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पे फंगी में भी देखो यूनिसेलुलर आ रहा है, सो दैट इज द एक्सेप्शन एक्चुअली। फंगी आर फिलामेंटस, यहाँ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। इनके बॉडी में क्या होता है, लंबे लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कि हम हाइफी बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोल रहे हैं, तो माइसीलियम बोल रहे हैं। ओके, सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो सकते हैं कुछ कुछ हाइफी में, जो कि एक कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह होंगे। क्लियर है ना? जिसमें कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होंगे, यानी साइटोप्लाज्म होगा और उसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं बल्कि ढेर सारे होंगे। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। तो सिनोसिटिक हाइफी क्या है भाई, तो सिनोसिटिक हाइफी देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो सिनोसिटिक हाइफी क्या है, तो कुछ हाइफी जो कि कंटिन्यूअस ट्यूब होते हैं, यानी हाइफी विच आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स filled with multinucleated साइटोप्लाज्म, यानी ऐसा साइटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियस का नंबर एक से अधिक हो। क्लियर है ना? सो इसे हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। अदर हैव सेप्टे, कुछ के पास क्या होता है, सेप्टा होता है, और क्रॉस बॉल इन देयर हाइफी, कुछ कुछ के पास सेप्टा सेप्टा होता है। सेप्टे मीन्स बेसिकली कुछ पतले से बेसिकली टिश्यू होते हैं जो कि सेपरेट करने का काम करता है। क्लियर है ना? यानी कि उसे सेपरेट कर देता है अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, या फिर वही क्रॉस बॉल है। ओके, इन देयर हाइफी, तो उसमें अलग अलग सेगमेंटेशन टाइप हो जाता है। द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ चिटीन, ये तो तुम्हें याद ही होगा, एंड साथ ही साथ पॉलीसेक्राइड्स। तो चिटीन और पॉलीसेक्राइड्स के होते हैं यहाँ पे। ओके, आप पीछे तुम्हारा याद करो पेप्टिडोग्लाइकन था बैक्टीरिया में, यहाँ पे तुम्हारे चिटीन और पॉलीसेक्राइड्स हैं। मोस्ट फंगी आर हेटरोट्रॉफिक एंड absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट पता है ना, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड बेसिकली ऑब्टेन करे। और सैप्रोफाइट्स के बारे में एक चीज याद रखना कि सैप्रोफाइट्स जो होते हैं ना, मोस्टली वो तुम्हारे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, कैसे भाई, तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो कि फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल के पे प्रेजेंट होगा ये। ओके, वही डेड डिकेइंग फूड पार्टिकल्स। ओके, तो वहां पे क्या करेगा, ये एंजाइम को रिलीज कर देगा, ये उसे खाएगा नहीं, ये एंजाइम को ही उस फूड पे निकाल देगा। और जब एंजाइम को उस फूड पे निकालेगा तो उस फूड का ऑब्वियसली ब्रेक डाउन होगा। तो वो सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर उसे एब्जॉर्व करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, यानी डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी एक्चुअली। क्लियर है ना? या आउटसाइड द सेल एक्चुअली। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। और पैरासाइट क्या होता है, जो होस्ट बना के रखता है दूसरे को, याद करो। क्लियर है ना? एक होस्ट और बेसिकली दूसरा तुम्हारा गेस्ट समझ लो। ओके, सो ये होस्ट वाला जो केस होता है दैट इज द पैरासाइट, और जो जिसमें डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करता है दैट इज द सैप्रोफाइट। ओके, तो यहाँ पे समझ गए ये दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोट। यहाँ पे कुछ कुछ क्या है, तो
सिम्बायोंट्स की तरह भी रह सकते हैं। सिम्बायोंट समझते हो, सिम्बायोंट में यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। सिम्बायोंट में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि दोनों ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे फायदा होने वाला होता है। इन एसोसिएशन विद अलगी एज लाइकेन। लाइकेन देखो इस चैप्टर के लास्ट में हमें पढ़ना है, ओके, तो उसे वहीं पे पढ़ लेंगे हम। तो लाइकेन के फॉर्म में बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, किसके किसके बीच में, तो अलगी और फंगस के बीच में, ओके। और साथ ही साथ फंगस का यहाँ पे तुम्हारे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ भी एसोसिएशन है, एंड दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। क्लियर है, तो यहाँ पे भी ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन देता है। क्लियर है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन मीन्स कि जहाँ दोनों को फायदा होने वाला हो। क्लियर है ना। लेकिन पैरासिटिक में क्या है, तो पैरासिटिक में पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन है। क्लियर है ना। और सैप्रोफिटिक में तो पॉजिटिव जीरो है अगर एक तरह से देखा जाए तो। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सैप्रोफिटिक में तुम्हारा एक ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग है ही नहीं। क्लियर है ना, तो उसमें इंटरेक्शन ही मत लगाओ तुम अगर देखा जाए तो। क्लियर है, तो यहां तक समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस इन वेजिटेटिव मीन्स। रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, तो वेजिटेटिव तरीके से हो सकता है। लेकिन इससे पहले देखो एक चीज और समझ लेना, एक चीज तुम समझना कि यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, उसे समझ लोगे। एक तो तुम्हारा आता है ऑब्लिगेट, क्लियर है ना, एक आता है फैकल्टेटिव। क्लियर है, तो ये चीज बेसिकली समझ लो, मुझे यहाँ पे याद आया इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे काम देगा तुम्हें। क्लियर है ना। तो ऑब्लिगेट वो होते हैं ना जो कि जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं कि वायरस इज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसका मतलब हुआ कि वायरस एक पैरासाइट है, ओके, यानी कि वो होस्ट पे रहेगा। और ऑब्लिगेट जहां वर्ड लग गया ना, वहां पे कि एक होस्ट जरूरी ही जरूरी है। क्लियर है, यानी यहाँ पे कि अगर कोई है, मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर सेकंड पर्सन नहीं है ना, तो फिर फर्स्ट पर्सन भी मर जाएगा। समझ में आ रहा है, दैट्स वाई ऑब्लिगेट, यानी कि इसका भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पे। देन फैकल्टेटिव मीन्स क्या है, तो मान लो यहाँ फर्स्ट पर्सन है, ये डिपेंड कर रहा है सेकंड पर्सन पे, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। लेकिन अगर ये नहीं है तो भी इसको कोई मतलब नहीं है, यानी अगर नहीं भी रहा तो काम चला लेगा। लेकिन ऑब्लिगेट में क्या है कि रहोगे तभी मैं भी हूँ। क्लियर है ना, यानी वो मूवी देखे हो ना, कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना, तू जो है तो मैं हूँ, बस सेम टाइप का कंडीशन है यहाँ पे। क्लियर है, ऑब्लिगेट वाले केस में कि तू जो है तो मैं हूँ, लेकिन फैकल्टेटिव केस में कि तू नहीं है तो भी मैं हूँ। क्लियर है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे होने या नहीं होने से, है ना। अब ये कन्वर्सेशन कहीं और जा रहा है, तो चलो आते हैं चैप्टर पे फिर से। तो देखना यहाँ पे बस इसे याद रखना, आगे काम देगा। इसलिए रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस वाई वेजिटेटिव मीन्स, वेजिटेटिव तरीके से हो सकता है, जैसे कि वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन हो सकता है तुम्हारा। क्लियर, फ्रेगमेंटेशन पता है ना, फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में, ओके। और हर फ्रैगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म को बनाता है, ओके। देन फिजन हो सकता है यहाँ पे, बडिंग हो सकता है यहाँ पे, एसेक्सुअल तरीके से हो सकता है बाई स्पोर्स। क्लियर है ना, कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ये अलग अलग टाइप के बेसिकली यहाँ पे हैं। इसे याद करना है तुम्हें, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। क्लियर है ना, तो ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, पूछेगा, जरूर पूछेगा। क्लियर है ना, कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन किन किन बेसिकली से हो सकता है, और ऑप्शन में रहेगा कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, एक और कोई डाल देगा। क्लियर है ना, तो वहां पे उसे छांटना होगा तुम्हें। क्लियर है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई oospore, और यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ से हो रहा है, तो oospore से हो रहा है, एस्कोस्पोर से हो रहा है और बेसिडोस्पोर से हो रहा है। तो एसेक्सुअल देखो कहाँ से, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, और सेक्सुअल तुम्हारा oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडोस्पोर। क्लियर है, इन सभी के बारे में भी पढ़ना नहीं है, आगे आएगा मैं बतला दूंगा, अभी बस याद रखोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ से, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडोस्पोर, ओके। तो ये तीन तीन है तुम्हारे सेक्सुअल और एसेक्सुअल के। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। देखो पीछे आया था ना, ये फ्रूटिंग बॉडी याद करो, तुम्हारा प्रोटिस्टा में भी आया था। क्लियर है, तो याद करके जरा बताना तो कहाँ आया था, अगर नहीं याद है तो बुक देखोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे समझना कि फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन क्या हुआ कि एक ऐसा बॉडी जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, क्लियर है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, तो उसी को हम फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। तो देखो एस्कोस्पोर बनने वाले जो फ्रूटिंग बॉडी होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एस्कोकार्प, और बेसिडियोस्पोर जहां बनते हैं दैट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी एंड एस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर एस्कोस्पोर एंड बेसिडोस्पोर्स बन रहे हैं तुम्हारे। तो सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 स्टेप है यहाँ सेक्सुअल साइकिल के। द फर्स्ट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। याद रखना, 2 मोटाइल गैमेट या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में अगर फ्यूजन हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म समझते हो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, नहीं समझते हो तो यहाँ पे लिख लो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ओके, सो अगर 2 मोटाइल या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, मिल रहे हैं दोनों आपस में, सो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। याद रखना है तुम्हें, दो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, अगर 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है सो दैट इज कॉल्ड कैरियोगैमी। देखो कैरियोन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस बाबू, यहाँ पे याद रखना कि ये कैरियोन जो है ना, इसका मतलब ही होता है तुम्हारा न्यूक्लियस, सो दैट इज कैरियोगैमी। क्लियर है ना। और यहाँ पे देखो प्रोटोप्लाज्म है, तो यहाँ देख रहे हो प्लाज्म, तो प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मोगैमी, न्यूक्लियस कैरियोगैमी। क्लियर है। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, तो यहाँ पे जो स्पोर्स होंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। कैसे, तो मियोसिस होगा तुम्हारे जाइगोट में। क्लियर है ना, जाइगोट में मियोसिस होगा, और मियोसिस होता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है ना, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, पेयर्ड से अनपेयर्ड हो जाता है, एंड दैट केस इज कॉल्ड हैप्लॉइड, जिसे कि n से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिप्लॉइड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखोगे, तो यहाँ याद रखने वाली क्या क्या बातें एक बार मैं जल्दी से बतला देता हूँ। देखो वेजिटेटिव मीन्स है फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। एसेक्सुअल है तुम्हारा कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूओस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडोस्पोर। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन है, फ्रूटिंग बॉडी वो स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल जो है वो 3 स्टेप इन्वॉल्व करता है। द फर्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, क्लियर है, बिटवीन 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट जिसे कि प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्लाज्मोगैमी होगा, फिर क्या होगा, फिर होगा 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन, दैट इज कैरियोगैमी। सो प्लाज्मोगैमी लीड्स टू कैरियोगैमी। समझ में आ रहा है, प्लाज्मोगैमी हुआ पहले, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किए, फिर उसके बाद उसके अंदर के न्यूक्लियस फ्यूज किए, क्लियर है। और फिर ये न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद बेसिकली यहाँ पे तुम्हें पता है कि डिप्लॉइड सेल ही बनेंगे बेसिकली, क्योंकि 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली फिर मियोसिस हो जाता है इस जाइगोट का, और यहाँ से फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, और फिर ये स्पोर फिर क्या होता है, तो ये स्पोर तुम्हारा ग्रो कर जाता है जब इसे एक सुटेबल मीडियम मिलता है। ध्यान से समझना, जब इसे एक सुटेबल मीडियम मिलता है, सुटेबल मीडियम मीन्स कि इसे खाने के लिए सामान मिल जाए, न्यूट्रिएंट मिल जाए, प्लस थोड़ा सा कंडीशन वार्म मिल जाए, प्लस थोड़ा सा कंडीशन ह्यूमिड मिल जाए। समझ रहे हो, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पे ये ग्रो कर जाएगा, और जब ग्रो करेगा तो फिर से इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनेगा। याद करो, फिर से इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनेगा, और फिर से बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी के अंदर तुम्हारे स्पोर्स वगैरह बनेंगे। क्लियर है ना, तो ये चीज समझ गए। यहाँ पे बेसिकली स्पोर्स का फॉर्मेशन, ओके, और फिर इन्हीं स्पोर्स से फिर ग्रो होता है। क्लियर है, तो इस तरह से यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल दिखाया गया तुम्हारे फंगी में। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है तो देखो क्या होता है, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ compatible mating type come together and fuse। यहाँ पे क्या होते हैं, तो 2 हैप्लॉइड हाइफी, हैप्लॉइड मीन्स समझ रहे हो, यहाँ पे n होता है, क्लियर है। तो 2 हैप्लॉइड हाइफी क्या होते हैं, वो भी कंपेटेबल मेटिंग टाइप के, क्लियर है ना, यानी कि सेम टाइप के लगभग एक दूसरे के साथ आते हैं और ये फ्यूज करते हैं। कुछ फंगी की अगर बात करते हैं, द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल। कुछ फंगस में क्या है, 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज करेगा और इमीडिएटली वहां पे डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे
फंगी की बात करते हैं, जैसे एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज की बात करते हैं, क्लियर है ना। एक्चुअली एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज ये सब होते हैं, पढ़ेंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर है ना। तो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज की बात करें तो एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, एक बीच वाला स्टेज आता है, दैट इज डाइकैरियोटिक स्टेज एंड दैट इज N+N, यानी कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ओके। यानी कि यहाँ पे बेसिकली सिंगल सेल है लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, N+N अरेंजमेंट होता है कुछ कुछ फंगी में, जैसे एस्कोमाइस्टीज में और बेसिडियोमाइस्टीज में खास करके, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है एन इंटरविंग डाइकैरियोटिक स्टेज कैन बी फाउंड इन, एंड द ऑप्शंस आर एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो आंसर क्या लगाओगे, एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडियोमाइस्टीज बोथ, क्लियर है ना, वो भी ऑप्शन में होगा ही। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन बोलते हैं, जहाँ पे एक न्यूक्लियस में एक सेल में बेसिकली 2 न्यूक्लियस होते हैं, क्लियर है ना। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, और इस फेज को क्या बोलोगे, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। तो डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस इज फाउंड इन, क्वेश्चन बन गया ना, क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बन गया, डाई, देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा बीच बीच से, डाई कैरियोफेज इज फाउंड इन, सो यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे, एस्कोमाइस्टीज एंड तुम्हारा बेसिडियोमाइस्टीज। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूजेस एंड सेल बिकम डिप्लॉयड, फिर उसके जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज करते हैं और फिर सेल डिप्लॉयड हो जाता है। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडी समझते हो, जिसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है, क्लियर है ना, जिससे कि बेसिकली क्या होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, एंड विच फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर, ओके। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, अगर माइसेलियम को बाहर से देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मैंने बताया था तुम्हें, तो अगर बाहर से देखा जाए तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अब हम क्लासेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो माइसेलियम का अगर मॉर्फोलॉजी देखते हैं, क्लियर है ना, साथ ही साथ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और साथ साथ फ्रूटिंग बॉडी, इन सभी चीजों को अगर देखते हैं, सो दे फॉर्म द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फंगी किंगडम के कुछ कुछ क्लासेस को पढ़ेंगे, और कौन कौन से क्लासेस हैं, तो देखो यहाँ पे द फर्स्ट इज फाइकोमाइस्टीज, द सेकेंड इज एस्कोमाइस्टीज एज यू कैन सी हियर, द थर्ड इज बेसिडियोमाइस्टीज एंड द फोर्थ वन इज ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो ये 4 बेसिकली पढ़ने हैं, इसके बाद देखो प्लांटिक किंगडम है, तो यहाँ पे ये 4 पढ़ेंगे हम एक एक करके, किसके आधार पे पढ़ेंगे, तो खास करके उसके माइसेलियम और साथ ही साथ उसके फ्रूटिंग बॉडी, क्लियर है ना, इन सभी के आधार पे, यानी कि यहाँ देखो माइसेलियम, फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर फॉर्मेशन, ये क्लियर है ना, दैट इज रिप्रोडक्शन ए सॉर्ट ऑफ यू कैन से। तो इन सभी चीजों के आधार पे हम क्या देखेंगे, तो 4 क्लासेस देखेंगे, 4 डिफरेंट क्लासेस देखेंगे फंगी के। तो ये फाइकोमाइस्टीज क्या है, तो फंगी के क्लासेस में आते हैं, क्लियर है ना, ये तुम्हारा देखो पहला क्लास है, क्लियर है, दैट इज द फाइकोमाइस्टीज। तो फाइकोमाइस्टीज देखते हैं यहाँ पे, तो देखना है यहाँ पे फाइकोमाइस्टीज में क्या क्या दे रखा है। द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइस्टीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलेंगे, क्लियर है ना, एंड ऑन डिकेइंग वुड, जो वैसे वुड बेसिकली होते हैं मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में, खास करके मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ओके। तो उनमें जो डिकेइंग वुड्स होते हैं उन सभी जगहों पे मिलेंगे, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, देखो मैंने बोला था ना ये वर्ड पीछे आएगा, मतलब आगे आएगा, ऑब्लिगेट समझते हो भी यहाँ पे, पैरासाइट तो समझ गए कि किसी होस्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर वो होस्ट नहीं रहा तो फिर ये मतलब कि इसका सर्वाइवल वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट इज द ऑब्लिगेट, दैट मीन्स कि तू है तो ही मैं हूँ, क्लियर है ना। सो ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, तो प्लांट्स पे ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह भी पाए जाते हैं तुम्हारे
फाइकोमाइस्टिस के मेंबर, ओके। और कहाँ कहाँ, तो डिकेइंग वुड्स में, क्लियर है ना, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। डैम्प प्लेसेस मीन्स जहाँ पे बेसिकली तुम्हारी नमी हो, क्लियर है ना। डैम्प मीन्स जहाँ ह्यूमिडिटी हो, नमी हो, या दोनों एक साथ हो बेसिकली, ओके। द माइसेलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। यहाँ पे जो माइसेलियम होता है वो वहाँ पे से, देखो एसेप्टेट मीन्स समझ रहे हो कि वो जो सेगमेंटेशन था ना, वो सेगमेंटेशन नहीं होगा यहाँ पे, क्लियर है। और साथ साथ क्या होगा, तो सिनोसिटिक होगा, क्लियर है। सिनोसिटिक तुमने समझा था अभी अभी, ओके। तो क्या था सिनोसिटिक तुम्हारा, बेसिकली जो कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे हाइफी, जिसमें कि तुम्हारे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से, याद करो। तो सिनोसिटिक में क्या था तुम्हारा, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ओके। इसे जरूर याद रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। और वहाँ क्या था, एक कंटिन्यूअस मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, क्लियर है ना, हाइफी। देन एसेप्टेट मीन्स यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं होगा, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूओस्पोर। जूओस्पोर मीन्स कि वैसे स्पोर जो क्या हो, तो मोटाइल हो, क्लियर है ना। जूओस्पोर क्या होते हैं, तो मोटाइल होते हैं, याद रखना। और बाई ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर कैसे होते हैं, तो नॉन मोटाइल होते हैं। यानी कि मोटाइल स्पोर के थ्रू या फिर नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू ही भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दीज स्पोर्स आर इंडोजिनसली, देखो याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्लियर है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था, इंडोजिनसली एक्सोजिनसली अभी आगे आएगा। तो यहाँ पे समझना कि दीज स्पोर्स आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर बेसिकली बनता है, क्लियर है ना। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। दो गैमेट यहाँ पे बेसिकली मिलता है, तो एक जाइगोस्पोर बनता है, ओके। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर सिमिलर हो, देखने में एक जैसा, तो इसे आइसोगैमस बोलेंगे, क्लियर है ना। अगर दोनों गैमेट देखने में एक ही जैसा हो, एक ही साइज का हो बेसिकली, तो क्या बोलेंगे, इन्हें हम आइसोगैमस बोलेंगे। और डिसिमिलर अगर हो, तो क्या बोलेंगे, एनआइसोगैमस या फिर ऊगैमस, क्लियर है। तो आइसोगैमस समझ गए, जहाँ पे मॉर्फोलॉजी सेम हो। अगर सेम नहीं हो तो एनआइसोगैमस या ऊगैमस। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर। एग्जांपल तो जरूर से याद रखना। म्यूकर हो गया तुम्हारा फिगर 2.5, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, राइजोपस जो मैंने बताया था तुम्हें, ब्रेड मोल्ड, क्लियर है ना। ब्रेड मोल्ड मेंशन्ड अर्लियर, पीछे देखा था ना ब्रेड पे जो लगा था। एंड एल्ब्यूगो, जो कि एक पैरासिटिक फंगी है मस्टर्ड पे, जिसमें कि याद करो लीफ में ये बेसिकली क्या करता है, तो वाइट रैसेस बेसिकली वहाँ पे वाइट स्पॉट कॉज करता है, क्लियर है ना, मस्टर्ड के लीफ में। तो अल्ब्यूगो एक पैरासिटिक फंगी है। किस पे पैरासिटिक फंगी है, तो याद रखना मस्टर्ड पे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, कुछ भी नहीं भूलना है, चाहे तुम्हें कितनी बार भी रिवीजन क्यों ना करना पड़े, क्योंकि देखो बहुत सारे पॉइंट्स आप हो जाएंगे ना फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। तो रिवीजन करते चलो, रिवीजन करते चलो, और एक भी पॉइंट तुम्हें भूलना नहीं है इन सभी में से, क्लियर है ना। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो क्या क्या है। एक्वेटिक हैबिटेट है, क्लियर है ना, ओके। कहाँ पाया जा रहा है, तो तुम्हारा डिकेइंग वुड्स में, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह पाए जा रहे हैं प्लांट में, क्लियर है। जैसा कि यहाँ पे एल्ब्यूगो देख लो तुम एग्जाम्पल में। आगे क्या है, माइसेलियम कैसा है, एसेप्टेट है। साथ ही साथ सिनोसिटिक है। सिनोसिटिक क्या होता है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं उस ट्यूब्स में बेसिकली, क्लियर है ना। ट्यूब लाइक हाइफी हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ओके। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बस। और भाई यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, तो जूओस्पोर यानी मोटाइल। जूओस्पोर कैसा है, जूओस्पोर, तो देखो जू, ऐसे भी देखना, जू मतलब एनिमल, जूलॉजी समझते हो ना, और एनिमल तो मोटाइल होते हैं ना, तो इसीलिए इसको मोटाइल याद रखना है ऐसे, क्लियर है ना। और ए प्लानोस्पोर, तो देखो ए लग गया ना, ए प्लानोस्पोर, किसी भी चीज के आगे ए लगता है ना, तो लगभग उसका मतलब एब्सेंट हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे मूवमेंट एब्सेंट हो गया। तो ये कैसा हो गया, नॉन मोटाइल हो गया, समझ रहे हो। दीज आर स्पोर्स आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा ये इंडोजिनसली, क्लियर है ना। जाइगोस्पोर कब बनेगा, जब यहाँ पे दो गैमेट फ्यूज करेंगे। दो गैमेट फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोस्पोर, क्लियर है ना। अब दो गैमेट अगर सेम मॉर्फोलॉजी के हैं, अगर यहाँ पे सेम मॉर्फोलॉजी है,
सेम मॉर्फोलॉजी है तो क्या बोलेंगे, आइसोगैमस बोलेंगे। ये आगे भी आएगा, क्लियर है, इसे याद रखना। और अगर यही डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है तो क्या बोलोगे, एन आइसोगैमस। ओके, अब यहाँ पे एन आइसोगैमस या फिर यहीं पे ओगैमस। ओगैमस में तुम्हारा क्या होता है बेसिकली, तो एक बड़ा सा होता है एज कम्पेयर टू द, मतलब कि फीमेल गैमेट बड़ा सा होता है एज कम्पेयर टू द मेल गैमेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है बाकी सारे, जैसे म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया जिसे ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, और एल्ब्यूगो हो गया जो कि एक पैरासिटिक फंगी है मस्टर्ड पेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइकोमाइस्टिस। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड वन हेयर इज एस्कोमाइस्टिस। ये हमारा दूसरा क्लास है, किसका, तो फंगी का ही। ओके, आगे देखते हैं। कॉमनली नोन एज सैक फंगी, इन्हें क्या बोलते हैं, तो सैक फंगी। तो सैक फंगी किसे बोलते हैं, एस्कोमाइस्टिस को याद रखोगे। द एस्कोमाइस्टिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल में पेनिसिलियम है तुम्हारा, जिससे कि सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, और रेयरली यूनिसेलुलर, यहाँ पे यूनिसेलुलर भी मिलते हैं, यानी ईस्ट। तो ईस्ट जो तुम अभी अभी पढ़े थे ना, जो कि तुम्हारा बियर और ब्रेड बनाने में यूज आ रहा था, सो दैट इज द मेंबर ऑफ एस्कोमाइस्टिस। क्लियर है ना, ईस्ट हो गया तुम्हारा, जिसे कि सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं। दे आर सैप्रोफिटिक डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मीन्स जो कि डंग पे ग्रो करते हैं, जैसे तुम देखते होगे तुम्हारा मशरूम वगैरह। क्लियर है ना, तो देखते हो ना वो गोबर जो होता है बेसिकली गाय की, जो पॉटी होती है बेसिकली, डंग जो जिसे बोलते हो, वहां पे ग्रो करते हैं। सो दैट इज द कॉप्रोफिलस। ओके, सो कॉप्रोफिलस याद रखना, विच ग्रो ऑन डंग एक्चुअली। और यहाँ पे बात करते हैं तो माइसेलियम कैसा है, तो माइसेलियम ब्रांच्ड है, साथ ही साथ सेप्टेट है। यहाँ पे ब्रांचिंग निकली हुई है और साथ साथ उसमें सेगमेंटेशन भी तुम्हें देखने को मिल रहा है। क्लियर है ना। द एसेक्सुअल स्पोर आर, एसेक्सुअल स्पोर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कोनिडिया है, प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, यहाँ भी एक्सोजिनसली बन रहा है, ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। तो कोनिडियोफोर्स पे कोनिडिया बन रहा है तुम्हारा, और कैसे बन रहा है, तो एक्सोजिनसली बन रहा है। क्लियर है, याद रखोगे इसको। एक्सोजिनसली मीन्स कि बाहर से, तो देखो दिखा हुआ ना ऑन द, क्लियर है ना, इन द नहीं, ऑन द। इन द कब आएगा, जब इंडोजिनसली आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे कोनिडियोफोर एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेसिकली तुम्हारा कोनिडिया बन रहा है। क्लियर है ना, स्पेशल माइसेलियम है कोनिडियोफोर, उसके अंदर तुम्हारा कोनिडिया बन रहा है एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली मीन्स उसके उसके ऊपर बेसिकली। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस माइसेलियम। अब ये जर्मिनेट करेगा तो फिर नया बेसिकली माइसेलियम प्रोड्यूस करेगा, एंड इनफैक्ट नया फंगस प्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर क्या है, तो एस्कोस्पोर है। क्लियर है ना, विच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली, देखो आया ना, विच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्की, जिसे कि एस्कस बोलते हैं। और these asci are arranged in different types of fruiting body called एस्कोकार्प्स। और इसे क्या बोल रहे हैं, एस्कोकार्प बोल रहे हैं। तो एस्कोकार्प के अंदर क्या बन रहा है, एस्कोकार्प के अंदर बन रहा है एस्कोस्पोर्स। क्लियर है ना, कैसे बन रहा है, तो इंडोजिनसली, इंडोजिनसली बन रहा है। क्लियर है ना, आया समझ में यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर है, और ये कैसा स्पोर है, एस्कोस्पोर, तो तुम्हारा सेक्सुअल स्पोर है। ओके, एस्कोस्पोर कहाँ बन रहा है, इंडोजिनसली बन रहा है तुम्हारा। क्लियर है ना, कहाँ बन रहा है, तो एस्कोकार्प में। ओके, सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस। एस्परजिलस देखो यहाँ फिगर तुम्हारा 2.5 देख रहे होगे। क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ओके, तो ये 3 एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सट्रीमली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। याद रखना इसे। न्यूरोस्पोरा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, तो एस्कोमाइस्टिस का मेंबर है। क्लियर है ना, जो कि बायोकेमिकल ड्रग्स वगैरह बनाने में, साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी बायोकेमिकल और साथ साथ जेनेटिक वर्क में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। Many members like morels and truffles are edible
एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसे भी अंडरलाइन कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था बेसिकली कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, और उसमें दे रखा था ना कि मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जबकि ये दोनों क्या है, एडिबल है एंड कंसिडर्ड डिलीशियस। तो ये बेसिकली स्वादिष्ट होते हैं, क्लियर है ना। और ये दोनों कैसे हैं, तो एडिबल है। नाम जरूर याद रखना, मोरल्स एंड ट्रफल्स, क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद हमारा तीसरा क्लास है यहाँ पे, दैट इज बैसिडियोमाइस्टिस फंगस का तीसरा क्लास। कॉमनली नोन टू फॉर्म नोन फॉर्म्स ऑफ बैसिडियोमाइस्टिस आर मशरूम। जो कॉमनली हम जानते हैं बैसिडियोमाइस्टिस के मेंबर वो कौन है, मशरूम है, ब्रैकेट फंगी या पफ वॉल है, क्लियर है ना। दे ग्रो इन सॉइल। ये जो मशरूम है ना बेसिकली उसी को एगेरिकस भी बोलते हैं, क्लियर है। दे ग्रो इन सॉइल, सॉइल में ग्रो करते हैं। लॉग्स, लॉग समझते हो ना, बड़े बड़े जो लकड़ी का जो वो होता है ना टुकड़ा, क्लियर है ना। सो दे आर द लॉग्स एक्चुअली। एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, यानी कि ये भी कुछ पैरासाइट की तरह रहते हैं, जैसे कि रस्ट एंड अस्मट। रस्ट एंड अस्मट डिजीज पढ़े होगे तुम 9th क्लास में, है ना, कि रस्ट एंड अस्मट डिजीज किससे होता है, तो फंगस से होता है। और वो कौन से फंगस से होता है, फिलहाल तो बैसिडियोमाइस्टिस से होता है, ये याद रखोगे आप, है ना। द माइसीलियम यहाँ पे कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेपरेट होता है, जस्ट लाइक तुम्हारा एस्कोमाइस्टिस। देखो यहाँ पे भी तुम्हारा था, क्लियर है ना। कहाँ चला गया, देखो यहीं पे कहीं होगा, इधर चला गया भाई, रुक जाओ 1 मिनट में खोजता हूँ। ये देखो, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, क्लियर है ना। और यहाँ पे भी तुम्हारा ब्रांच्ड एंड सेप्टेट दोनों है प्रेजेंट। ओके, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तुम्हें मिल जाएगा, फ्रेगमेंटेशन से कॉमन है वो। ओके, द सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होंगे, बट प्लाज्मोगैमी क्या होता है, तो तुम अभी पढ़े थे ना, जो तुम्हारा बेसिकली ये न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, दैट इज प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन हो रहा था, दैट इज प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल के फ्यूजन होता है ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप, अलग अलग जीनोटाइप के, बेसिकली दो अलग स्ट्रेन्स के सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल के फ्यूज करने से, यानी उसके प्रोटोप्लाज्म के आपस में मिलने से बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा मतलब क्या होता है, तो एक तरह से प्लाज्मोगैमी होता है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, और यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो डाइकैरियोटिक बनेगा, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बैसिडियम। और यहाँ पे क्या बनाएगा ये, तो बैसिडियम बनाएगा। ओके, और यहाँ पे भी बेसिकली तुम्हारा बैसिडियोकार्प होता है, जिसके अंदर बैसिडियोस्पोर बनता है। देखना आगे, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बैसिडियम। अब इसके अंदर तुम्हारा कैरियोगैमी होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन, साथ साथ मियोसिस जहाँ पे कि हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, समझ में आ रहा है, प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर्स। यहाँ पे फिर 4 अलग अलग बैसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, कहाँ पे, तो बैसिडियम के अंदर। द बैसिडियोस्पोर आर एक्सोजिनसली, देखो 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 यहाँ पे, the basidiospore are exogenously produced on the, एक मिनट रुक जाओ, are exogenously produced on the basidium, that is basidia। तो बैसिडियम पे ये एक्सोजिनसली बन रहा है, क्लियर है ना। यहाँ भी तुम्हारा एक्सोजिनस बन रहा है, क्लियर है। इसके पहले तुम याद करो, सबसे पहले वाले हम फाइकोमाइस्टिस वाले में तुम्हारा एक्सोजिनस था, क्लियर है ना। कहीं पे तुम्हारा एंडोजिनस भी था अभी थोड़ी देर पहले। तो इन सभी चीज़ों को याद करोगे। ओके, और ये भी क्वेश्चन है, गैरिकस का भी क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया था, ये नीट मतलब कि नीट के एग्जाम में, क्लियर है ना, प्रीवियस एग्जाम में बेसिकली, कि यहाँ पे जो यही बैसिडियोस्पोर के बारे में पूछा गया था कि ये एंडोजिनसली या एक्सोजिनसली बनता है, इस टाइप से कुछ। ओके, द बैसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बैसिडियोकार्प। अब ये जो भी बैसिडिया होते हैं वो बैसिडियोकार्प में अरेंज होते हैं, और इसी के अंदर बेसिकली तुम्हारे बैसिडियम और उसके अंदर बेसिकली तुम्हारे फ्रूटिंग ये सॉरी स्पोर्स होते हैं।
Some common members of agaricus are mushroom, द सेकेंड इज यूस्टिलैगो जिसे स्मट बोल रहे हैं, एंड पिकीनिया जिसे रस्ट बोल रहे हैं। तो देखो रस्ट जो होता है वो तुम्हारा पिकीनिया से होता है, याद रखना। अस्मट जो होता है वो तुम्हारा उस्टिलैगो से होता है, और मशरूम तो तुम्हारा खाने वाला है ही एगेरिकस। क्लियर है ना। यहाँ पे फिगर भी देख रहा हो। और मशरूम में एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे बैसिडियोस्पोर क्या है, तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। क्लियर है ना। मशरूम में क्या है, तो यहाँ पे बैसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड कैसे, तो एक्सोजिनसली। क्लियर है ना। ये तुम्हारा एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। क्लियर है ना। कहाँ पे, तो ऑन द बैसिडियम। और बैसिडियम अरेंज्ड होते हैं बेसिकली तुम्हारे ये एक फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में कॉल्ड बैसिडियोकार्प। ओके, सो बैसिडियोकार्प के अंदर बैसिडियम, और बैसिडियम पे बनता है तुम्हारा बैसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली। ऐसे याद रखना है तुम्हें। यहाँ पे तुम्हें एसेक्सुअल स्पोर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वेजिटेटिव मतलब रिप्रोडक्शन यहाँ पे कॉमन है। क्लियर है। और साथ ही साथ यहाँ पे वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल के द्वारा बेसिकली तुम्हारा जो ये क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दैट इज प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन हो रहा है दैट इज प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी यहाँ पे कैरी आउट होता है। ओके, यहाँ तक समझे। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द फोर्थ क्लास ऑफ फंगी दैट इज ड्यूटेरोमाइस्टिस। ओके, तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। These are commonly known as imperfect fungi. इन्हें क्या बोलते हैं, imperfect fungi बोलते हैं, because only the asexual और vegetative phase of these fungi are known. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या मिलेंगे, तो सिर्फ asexual phase या फिर vegetative phase मिलेंगे। तुम्हें यहाँ पे sexual phase देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है शायद, चलो कोई नहीं, मैं लाई नहीं करता हूँ यहाँ पे। ओके, आगे देखते हैं। When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. जब इनके सेक्सुअल फॉर्म बेसिकली डिस्कवर किए गए हैं, तो उनको उनके सही क्लास में भेज दिया गया। क्लियर है ना। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromystes. तो ये भी हो सकता है कि ड्यूटेरोमाइस्टिस के अंदर हमने सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज वाले को ही रखा है। क्लियर है ना। एंड द सेक्सुअल स्टेज दैट इज अनदर एंड प्लेस्ड अंदर अनदर क्लास, इसे फिर दूसरे क्लास में रखा है सेक्सुअल को। ओके, लेटर व्हेन द लिंकेज वेर एस्टेब्लिश्ड, जब इनके बीच में बेसिकली लिंकेज स्टैब्लिश किया गया, द फंगी वेयर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइस्टिस, फिर उन्हें ड्यूटेरोमाइस्टिस से बाहर रखा किया गया। वंस परफेक्ट दैट इज सेक्सुअल स्टेज ऑफ member of deuteromystes were discovered, they were often moved to ascomystes. तो यहाँ पे जब भी ड्यूटेरोमाइस्टिस के कोई परफेक्ट फंगी मिलते थे, कोई भी परफेक्ट फंगी जिसमें कि सेक्सुअल स्टेज हो, उन्हें किस में रख दिया जाता था, तो एस्कोमाइस्टिस में। समझ में आ रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ बैसिडियोमाइस्टिस में। तो एस्कोमाइस्टिस और बैसिडियोमाइस्टिस में इसके जो परफेक्ट यानी जो सेक्सुअल स्टेज होते थे ड्यूटेरोमाइस्टिस वाले, उन्हें रख दिया जाता था एस्कोमाइस्टिस और बैसिडियोमाइस्टिस के मेंबर में। द ड्यूटेरोमाइस्टिस रिप्रोड्यूसेस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर कौन सा आएगा, कोनिडिया आएगा। द माइसेलियम यहाँ पे कैसा है, सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। क्लियर है ना। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट और पैरासाइट। यहाँ पे सैप्रोफाइट समझते हो, जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करे, जो डिकम्पोजर्स हो खास करके, और पैरासाइट जो होस्ट पे सर्वाइव करे। क्लियर है ना, लिविंग होस्ट बेसिकली। वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स, लेकिन इसमें भी मोस्टली क्या है, डीकम्पोजर्स हैं। क्लियर है ना। आगे बात करते हैं डिकम्पोजर किसके, तो लीटर। लीटर क्या होता है भाई, तो लीटर मीन्स जो तुम्हारे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे लीव्स हो गए, जैसे ट्विग्स हो गए, इन सभी को जो सड़ता गलता है
तो फिर ये बेसिकली ह्यूमस बनाता है ना, याद करो। तो ह्यूमस के पहले का ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो लीटर बोलते हैं। क्लियर है? तो लीटर से ही बेसिकली तुम्हारा ह्यूमस वगैरह का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे समझ गया। एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, देख रहे हो, ह्यूमस बढ़ा रहा है बेसिकली, ये मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेट्रॉइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों तुम्हें याद रखना है यहाँ पे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देख लोगे एक बार, यहाँ पे क्या था रिप्रोडक्शन में, देखना समझने यहाँ पे। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंगी वे डिस्कवर्ड, ये देखो इनमें क्या है, तो इनमें सिंपली एसेक्सुअल है या फिर वेजिटेटिव फेज है। क्लियर है ना? ये इतना ही हम जानते हैं इनके बारे में। अब अगर इनमें बेसिकली क्या हुए हैं, तो डिस्कवर्ड किए गए हैं सेक्सुअल फॉर्म ऑफ फंगी। क्लियर है ना? तो इन्हें किसी दूसरे बेसिकली क्लास में डाल दिया गया जहां से ये बिलोंग करते थे। इट इज ऑल्सो, या फिर ऐसा हुआ रहा होगा, या फिर ऐसा भी हुआ रहा होगा कि हमने, यानी जिसने भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया फंगी का, उसने एसेक्सुअल और वेजिटेटिव के लिए एक अलग क्लास बनाया, और सेक्सुअल प्रोडक्शन जो भी कर रहे थे, क्लियर है ना, सेक्सुअल के साथ साथ एसेक्सुअल भी कर रहे हैं, तो दैट डजंट मैटर, वो सेक्सुअल कर रहे हैं एटलीस्ट, तो उन्हें अलग ग्रुप में रखा गया। क्लियर है ना? फिर उसमें अलग अलग बेसिस पे और अलग अलग ग्रुपिंग बनाया गया। क्लियर है? लेकिन जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन कर रहे थे उनका एक अलग ही ग्रुप बना दिया गया, दैट इज ड्यूटेरोमाइस्टिस। एसेक्सुअल मीन सिर्फ एसेक्सुअल। क्लियर है ना? एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज। ओके। लेटर व्हेन द लिंकेज वे एस्टैब्लिश द फंगी वेर करेक्टली आइडेंटिफाइड, और फिर जब बेसिकली इनमें लिंकेज डिस्कवर किया गया तो फिर उसे सही से आइडेंटिफाई किया गया, और फिर उन्हें बेसिकली मूव किया गया ड्यूटेरोमाइसिस से बाहर, और फिर जो भी परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज मेंबर मिलते थे बेसिकली ड्यूटेरोमाइसिस के, उन्हें मूव करके रख दिया जाता था किसमें, तो एस्कोमाइस्टिस में या फिर बैसिडियोमाइस्टिस में। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ड्यूटेरोमाइस्टिस का सिंपल सा केस क्या है कि एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे बनते हैं या एसेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है, और उसका नाम क्या है उस स्पोर का, तो कोनिडिया, ये याद रखोगे। क्लियर है ना? माइसेलियम कैसे हैं, तो सेप्टेट हैं और ब्रांच्ड हैं, यानी ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, साथ साथ सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। सम मेंबर्स और सैप्रोफाइट हैं, कुछ पैरासाइट हैं, लेकिन मोस्टली डिकम्पोजर्स हैं, जो कि लिटर का डिकम्पोजिशन करके ह्यूमस वगैरह बढ़ाता है, यानी कि मिनरल को रिसाइकल करने में सॉइल में मदद करता है। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। समझ में आएगा यहाँ पे ड्यूटेरोमाइस्टिस। अभी जब क्वेश्चन करोगे ना इसके, तो यहाँ पे परफेक्शन आएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन के लिए अभी वेट करो थोड़ा दिन, क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। अभी चैप्टर पहले पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो द नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटी। तो यहाँ पे देखो किंगडम प्लांटी हमें पढ़ना नहीं है, यहाँ पे किंगडम प्लांटी हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, बस यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसका। क्लियर है ना? एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। किंगडम प्लांटी हम लोग नए चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसके बाद किंगडम मतलब एनिमेलिया भी पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसे पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे पढ़ना है हमें इसे डिटेल में, तो जल्दी से इसे देखते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट्स। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग है, दैट मीन्स कि ये कैसे हैं, तो ये हैं तुम्हारे ऑटोट्रॉप्स। समझ में आ रहा है? यानी कि ये यूकैरियोटिक हैं, साथ साथ ऑटोट्रॉप्स हैं। ओके। अ फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप। इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ मेंबर जो हैं, अ फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ओके। तो यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, जैसे कौन, तो तुम्हारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तुम्हारा पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक है, या फिर पैरासाइट्स हैं जैसे तुम्हारा ब्लैडर वॉर्ट एंड वेनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, एंड कैस्केटा इज ए पैरासाइट, और कैस्केटा यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तो पैरासाइट है। ओके। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट तुम्हारा क्या है, तो पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। कैसे है समझना, यहाँ पे समझोगे, पार्शियली हेटेरोट्रॉफ, पार्शियली मीन समझते हो आधा अधूरा। क्लियर है? यानी कि पूरा हेटेरोट्रॉफ यहाँ पे नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है, जैसे सबसे पहला दिया है तुम्हारा ब्लैडर वॉर्ट,
देन दिया तुम्हारा वेनस फ्लाई ट्रैप, देन और भी यहाँ पे होते हैं जैसे सनड्यू भी होता है तुम्हारा, क्लियर है ना। ओके, तो ये सभी एग्जांपल्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के। ओके, तो ये सभी करता क्या है कि ये सभी ऐसे रीजन में ग्रो करता है जहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन डिफिशियंट होता है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट। और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, तो इंसेक्ट पे फीड करता है। और यहाँ पे इंसेक्ट को पकड़ने का अलग अलग मैकेनिज्म होता है इन सारे अलग अलग टाइप के प्लांट में। ओके, वेनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ब्लैडर वॉट, ओके, ये सभी तुम्हारे हैं। आगे बात करते हैं, तो ये सभी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और कैस्केटा क्या है, तो कैस्केटा एक तुम्हारा पैरासाइट है, कैस्केटा एक टोटल पैरासाइट है। यहीं पे एक और आता है तुम्हारा मिस्टलेटू, सुना होगा तुमने नाम, मिस्टलेटू, ये याद रखना पार्शियल पैरासाइट है, पार्शियल पैरासाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्लांट सेल हैव a eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। यहाँ पे जो सेल वॉल होगा वो मेनली किसका होगा, तो सेलुलोज का होगा, क्लियर है ना। आगे बात करते हैं, यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8, बाद में पढ़ लेंगे इसे, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। प्लांटी इंक्लूड्स अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये भी देखो इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में है। अलगी, अलगी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, अलगी को हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं, क्लियर है। इसके बाद तुम्हारा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो ये 5 हो गए। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज 2 डिस्टिंक्ट फेज। देखो याद रखना, 9th में जब हमने बेसिकली प्लांट किंगडम पढ़ा था तो उसमें लाइफ साइकिल नहीं पढ़ा था, यहाँ पे हम लाइफ साइकिल पे ही मेन फोकस करेंगे। तो लाइफ साइकिल जब पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पे हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो उन सभी चीजों को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, द डिप्लॉइड और स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक। तो यहाँ पे 2 स्टेज हैं, डिप्लॉइड में स्पोरोफिटिक और हैप्लॉइड में गैमेटोफिटिक। दे अल्टरनेट विथ ईच अदर। और ये जो स्टेजेस है ना, ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करता है, यानी कि स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक और गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक, ये लाइफ का अल्टरनेशन होता रहता है, ये बेसिकली स्टेज का, क्लियर है ना। और देखो लेंथ के अकॉर्डिंग कि कौन सा स्टेज कितना ज्यादा है, किस प्लांट में, यानी किस प्लांट के डिवीजन में कौन सा स्टेज कितना ज्यादा समय तक प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग बेसिकली हम लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे, क्लियर है ना। जहाँ पे मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा समय के लिए होगा, यानी गैमेटोफिटिक स्टेज, उसे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। जहाँ पे तुम्हारा डिप्लॉइड स्टेज ज्यादा होगा यानी स्पोरोफिटिक, तो उसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। और जहाँ पे लगभग इक्वल होगा उसे हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है, द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस and whether these phases are free living or dependent on other vary among different group in plants. The phenomena is called alternation of generation। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल रहे हैं, जिसे हम पढ़ेंगे कहाँ, चैप्टर 3 में। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था, इसे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम, प्लांटी किंगडम में, क्लियर है ना। आगे बढ़े, यहाँ पे देखो फेस हमारा नेक्स्ट किंगडम यानी लास्ट किंगडम है एक्चुअली, दैट इज एनिमेलिया। तो एनिमेलिया क्या है, इसे भी हम यहाँ पे नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इसे देख लो पहले, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे हम। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल वॉल एंड देयर सेल लैक्स सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल देखो एब्सेंट हो गया, समझ में आ रहा है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। प्लांट मीन्स ऑटोट्रॉप पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, तो देखो जैसे कोई एनिमल है वो किसी दूसरे एनिमल को खा रहा है, फिर वो एनिमल अल्टीमेटली ग्रास वगैरह खा रहा है या प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है, तो अल्टीमेटली तो वो प्लांट पे ही डिपेंड किया ना, इनडायरेक्टली। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजेन। फूड रिजर्व को ग्लाइकोजेन या फिर फैट के फॉर्म में स्टोर करता है, पता ही होगा तुम्हें। प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है बताना जरा। प्लांट जो होता है वो तुम्हारा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, क्लियर है ना। और यहाँ एनिमल जो है वो तुम्हारा ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज
होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स समझ रहे हो, जहाँ पे हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड लेते हैं, उसे एंजाइम की मदद से तोड़ते हैं, फिर उसका हम बेसिकली यूज करते हैं बाई इंजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे देख रहे हो, इंजेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ फूड। दे फॉलो ए डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न, एक डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करेंगे एंड ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव ए डिफिनिट शेप एंड साइज। हाइट फॉर्म्स सो एलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, हायर फॉर्म सॉरी, जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होते हैं। सेंसरी मैकेनिज्म मीन्स किस चीज़ों को सेंस करना, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म की उस पर रिस्पॉन्स करना। क्लियर है ना। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। यहाँ पे जरा सा देखो, एक पॉइंट है समझना, लोकोमोशन और मूवमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मूवमेंट में कोई भी बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, क्लियर है ना, कोई भी बॉडी पार्ट्स मूव कर रहा है, लेकिन लोकोमोशन में होल बॉडी मूव कर रहा है। क्लियर है ना। अगर पूरा बॉडी मूव कर रहा है तभी हम लोकोमोशन बोलेंगे, सिर्फ कोई बॉडी पार्ट मूव किया सो दैट विल बी मूवमेंट एक्चुअली। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। मेल फीमेल का कॉपुलेशन होता है मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स, जहाँ पे स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता है खास करके। इसके बाद जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है। समझते ही होगे। सो साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर नंबर 4। और इस एनिमल किंगडम को जो डिफरेंट फाइलम है उसे हम चैप्टर 4 में अलग से पढ़ेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कुछ अलग से टॉपिक बच गए हैं इस चैप्टर के। क्लियर है ना। इसे भी आज ही खत्म करते हैं, इसके लिए अब कोई नया लेक्चर नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट जैसे हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, दैट इज वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेंस। ठीक है, इन सभी चीजों को समझना है, जिसमें से मेनली तुम्हें वायरस समझना है और लाइकेन समझना है। क्लियर है ना। वायरॉइड और प्रायन तो कुछ है ही नहीं, वायरस का ही बेसिकली समझते हैं, बेसिकली उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। In the five kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichen and some acellular organism like virus, viroids and prions. तो इन सभी को जगह ही नहीं दिया व्हिटेकर ने, तो इन्हें हम अलग से पढ़ रहे हैं। These are briefly introduced here. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे हम। क्लियर है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा तुम्हें नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। क्लियर है ना। तो देखना यहाँ पे, all of us who have suffered द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड, जैसे कि फ्लू बोलते हो, तो फ्लू कहाँ से होता है भाई, इन्फ्लुएंजा वायरस। क्लियर है ना। फ्लू कहाँ से हो रहा है तुम्हारा, वायरस से हो रहा है ना, समझते ही होगे। नो व्हाट इफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस, तो अगर तुम्हें कॉमन कोल्ड या फ्लू हुआ है तो कितना ज्यादा परेशान हुए होगे, तो इससे तुम्हें पता चला होगा कि वायरस हमें कितना ज्यादा परेशान कर सकता है। और अभी तो कॉमन फ्लू को तुम छोड़ दो, अभी तो तुम्हारा कोरोना चल रहा है नहीं, तो जब कोरोना, अब इसके बड़ा एग्जाम्पल क्या ही हो सकता है वायरस से रिलेटेड, है ना, कि कितना ज्यादा परेशान कर सकता है तुम्हें। ये तो पूरे मतलब वर्ल्ड को ही परेशान करके रख रखा है, समझ ही सकते हो। क्लियर है ना। वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग। देखो, हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लिविंग बींग्स का ना, और ये तो मतलब खुद भी पूरा लिविंग है भी नहीं। क्लियर है। ये एक्चुअली ना तो लिविंग के अंदर आ रहा है, ना ही नॉन लिविंग के अंदर आ रहा है। क्लियर है। तो फिर ये है क्या बेसिकली, जब ये होस्ट के अंदर चला जाता है किसी, तो फिर ये लिविंग की तरह बिहेव करने लग जाता है, और जब होस्ट से बाहर आ जाता है तो नॉन लिविंग। तो इसी को तो बोलोगे ना तुम ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वायरस। क्लियर है ना, क्योंकि होस्ट है तभी वो वायरस है, अदरवाइज उस वायरस का कोई अस्तित्व नहीं है, वो नॉन लिविंग की तरह है। क्लियर है ना। लेकिन जैसे ही होस्ट में इंटर करेगा वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा, उस होस्ट के मैकेनिज्म का यूज करना शुरू कर देगा, और तब जाके फिर वो अपना रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा। क्लियर है ना। इसीलिए पता है वायरस को मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, या यूं कहो कि अगर कोई वायरल डिजीज है तो उसे ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ कोरोना एक्चुअली। समझ सकते हो। क्लियर है ना, कि 1-2 साल हो गए और तब जाके हमारा वैक्सीन बन पाया। क्लियर है ना। लेकिन अगर यही बैक्टीरियल डिजीज होता ना तो महीने भर में बताए डॉक्टर बना लेते। क्लियर है। लेकिन यहाँ वायरल था, तो वायरस में होता क्या है, उसका कोई अपना मैकेनिज्म ही नहीं होता है ज्यादा करके। मेन जो होता है वो होस्ट के ही मैकेनिज्म को अपना मैकेनिज्म बना लेता है,
और उसी से अपना काम चलाना शुरू कर देता है, रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, नंबर बढ़ाना शुरू कर देता है, समझ रहे हो। और फिर वही तुम्हारे बॉडी के सेल को ना फिर वो धीरे धीरे अपने में समाते चला जाएगा, क्लियर है ना, इन्फेक्ट करता चला जाएगा। ओके, सो इसलिए उसे अगर मारना है ना तो हमें उस पर्टिकुलर बेसिकली प्रोसेस को ढूंढना होता है जो कि उस वायरस का अपना हो, हमारा नहीं हो, क्लियर है। तो उन्हीं को ढूंढने में बेसिकली टाइम चला जाता है काफी ज्यादा। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म that are characterized by having an inert crystalline structure or that the living cell। तो देखो लिविंग को तुम कैसे कंसीडर कर सकते हो कि जिसमें सेल स्ट्रक्चर हो, तो ये क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर है ना, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या है, तो एक अंदर में इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। इनर्ट समझ रहे हो बेसिकली, जो कहीं रिएक्शन नहीं कर रहा है किसी के साथ। ओके, आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर ये क्या है, तो अगर बात करते हैं लिविंग सेल के बाहर, यानी कि मान लो कि ये होस्ट है, क्लियर है। अब होस्ट में इंटर कर गया तब तो वो एक्टिव है भाई, लेकिन अगर होस्ट के बाहर मान लो कहीं यहाँ पे ये वायरस, तो फिर ये क्या है, एक इनर्ट और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है बस, क्लियर है ना, जो कि कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि ये होस्ट में इंटर ना कर जाए, क्लियर है ना। यानी इसका खुद का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा मैकेनिज्म शो नहीं कर रहा है जब ये वायरस कहाँ है, होस्ट के बाहर है। लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर इंटर करेगा, उसके सारे मैकेनिज्म का यूज करके और अपना रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा और अपने आप को बोलेगा कि मैं लिविंग हूँ, लेकिन बाहर जाएगा तो बोलेगा मैं नॉन लिविंग हूँ। तो इस तरह से कंफ्यूजन, समझ रहे हो ना। आगे देखना, यही देखो बेसिकली स्ट्रक्चर है तुम्हारा ये टोबैको मोजाइक वायरस का, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे बेसिकली कैप्सिड दिख रहे हैं, क्लियर है ना, और यहाँ पे तुम्हारे आरएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, तो वायरस जो होते हैं ना, बेसिकली वायरस जो होते हैं ये आरएनए का हो सकता है बेसिकली इसका जेनेटिक मटेरियल, या फिर डीएनए का भी हो सकता है, क्लियर है ना। और यहाँ पे ये जो बेसिकली कैप्सिड है, तो ये तुम्हारे बेसिकली प्रोटीन्स के लेयर होते हैं, क्लियर है ना। तो ये कैप्सिड होता है जिसके अंदर जो हर एक यूनिट होता है, जो एक एक यूनिट होता है ना, इसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर, क्लियर है। तो ये भी याद रखना, तुम एक एक यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो तुम्हें ढेर सारे कैप्सोमियर दिख रहे होंगे और इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को कैप्सिड बोल रहा है। यहाँ पे तुम्हारा आरएनए का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक्चुअली ऑफ वायरस, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये फिगर से क्वेश्चन आएगा कि ये हेड है तुम्हारा, ये कॉलर है, दिस इज द सीथ एंड दिस इज द टेल फाइबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे भी एनसीईआरटी का एक एक इमेज इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। मैं एक अलग से करवा दूंगा सेशन जिसमें कि एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स है ना उनको अलग से कवर करवा दूंगा। ओके, तो उसमें तुम्हारा थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन पहले चैप्टर तो पढ़ लो। तो यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स को याद रखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझना इन सभी चीजों को। वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, समझ रहे हो, killing the host यानी समझो ये कुछ अंग्रेजों के जैसा कर रहा है। अंग्रेज लोग क्या किया, हमारे पास आए, हमारे देश में आए, क्लियर है ना, फिर हमने उन्हें जगह दिया, फिर वो ना हमें को मतलब वहां से, समझ रहे हो ना, उठा के फेंक दिया और वहां पे अपना शासन शुरू करना कर दिए। सो जस्ट लाइक द ब्रिटिशर्स, वी हैव द वायरस एक्चुअली, क्लियर है। वो आएगा हमारे बॉडी में, हमारे ही मशीनरी यानी बॉडी के लाइफ प्रोसेस जो भी है ना उनका यूज करेगा और फिर अपना रेप्लिकेशन शुरू कर देगा, यानी कि अपना परिवार बसाना शुरू कर देगा। रेप्लिकेशन मीन्स यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो रिप्रोडक्शन समझो, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये अपना रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेट करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, क्लियर है, अपना जो नंबर होता है वो बढ़ाएगा। तो जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगे धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा और फाइनली होस्ट को मार देगा, किलिंग द होस्ट। ओके, वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? वायरस को लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग? होस्ट के अंदर है तो लिविंग, होस्ट के बाहर है तो नॉन लिविंग, समझ में आ रहा है। सो दिस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं
नाम जरूर याद रखना, क्लियर है ना, क्या क्या नाम है देखना यहाँ पे। देखो, द नेम वायरस दैट मीन्स venom or poisonous fluid was given by Dmitry Ivanovsky in 1892, क्लियर है ना। तो इन्होंने बेसिकली वायरस को वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड बोला था, क्या बोला था, तो वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, ओके। recognize certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco, तो उन्होंने टोबैको मोजाइक डिजीज में मतलब कॉज करने वाले वायरस को उन्होंने डिस्कवर किया था, क्लियर है ना, और इन्होंने इसे पॉइजनस फ्लूइड बोला था। दीज वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, तो बैक्टीरिया से भी छोटे थे। बैक्टीरिया तो वैसे नॉर्मली हमारा स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन ये उससे भी छोटा है, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मीन्स कि जहां से बैक्टीरिया पास नहीं करेंगे, लेकिन ये बैक्टीरिया से मतलब उस पर्टिकुलर फिल्टर से भी पास कर गया, क्लियर है ना। तो ये क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। देन द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज एमजे वेजनिरिक, ओके, इन 1898 demonstrated that the extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and called the flues as contagium vivum fluidum, that is infectious living fluid। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था, क्या बोला था उन्होंने, यहाँ पे समझना, बेसिकली टोबैको प्लांट के जो बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट थे, क्लियर है ना, टोबैको प्लांट के कुछ एक्सट्रैक्ट, उनमें से कुछ बेसिकली फ्लूइड निकाला उन्होंने, क्लियर है ना। तो उसमें से नए प्लांट में भी यानी हेल्दी प्लांट में भी वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, क्लियर है ना, बिकॉज दे कंटेन द वायरस। आ रहा समझ में, क्योंकि उनमें वायरस कंटेन कर रहा था, इस वजह से वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। उन्होंने बेसिकली उस फ्लूइड को क्या बोला था, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, समझ में आ रहा है, दैट इज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये किनका स्टेटमेंट है, तो याद रखना एम डब्ल्यू वेजनेरिक का, क्लियर है, इन कब दिया था, तो 1898 में। ये दो पॉइंट यहाँ पे याद रखोगे दोनों साइंटिस्ट के बारे में। डिमिट्री वैनोवस्की 1892, इन्होंने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म यानी वैसे वायरस जो डिजीज कॉज कर रहे थे टोबैको में, टोबैको समझते हो, क्लियर है। इसके बाद एमजे वेजनरिक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक्सट्रैक्ट अगर निकालते हो तुम इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको से, तो वो हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एंड दीज एक्सट्रैक्ट दिस फ्लूइड एक्चुअली वेर नोन एज infectious living fluid and he called it contagium vivum fluidum। एम डब्ल्यू स्टैनली, यहाँ पे फिर से एक साइंटिस्ट एम डब्ल्यू स्टैनली 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins। और इस crystals में mainly क्या होते हैं, तो proteins होते हैं। देखो mainly proteins होंगे ही ना, ये तुम देख रहे हो कैप्सिड, mainly तो कैप्सिड ही है, आरएनए तो देख रहे हो कितना बस छोटा सा है, क्लियर है ना, लेकिन mainly तो तुम्हारा प्रोटीन ही दिख रहा है। तो यही इन्होंने बेसिकली बोला, क्लियर है, कि क्रिस्टलाइज किया जा सकता है आउटसाइड द से होस्ट एक्चुअली, और उनमें भी बेसिकली लार्जली कौन सा पार्ट होगा, तो प्रोटीन वाला पार्ट होगा। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, किसी भी होस्ट सेल के बाहर वो क्या होगा, तो इनर्ट होगा, इनएक्टिव होगा। इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, क्लियर है ना, जैसे कि बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं हो। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, देखो दे दिया ना एनसीईआरटी ने, ऑब्लिगेट मीन्स तू है तो ही मैं हूँ, समझ रहे हो ना, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पे डिपेंड कर रहा है और सेकंड पर्सन मर गया मीन्स फर्स्ट पर्सन भी गया, यानी इसका कोई अस्तित्व है नहीं, क्लियर है। तो वायरस का भी सेम कंडीशन है, वो नॉन लिविंग की तरह फिर बिहेव करने लगेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तीन साइंटिस्ट के बारे में जरूर से जरूर याद रखोगे, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो या फिर साइड में कहीं लिख लो, क्लियर है ना, कि किन्होंने क्या किया था। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किनका स्टेटमेंट है, एम डब्ल्यू वेजनेरिक का, क्लियर है ना, इन्होंने देखा था कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मतलब इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट कैन कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दियर प्लांट्स ऑल्सो। देन डिमिट्री वेनोवस्की 1892, इन्होंने बेसिकली टीएम भी रिकॉग्नाइज किया था, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो, ओके। जो यहाँ पे देखो 2.6a, ये जो वायरस है ना, यही बेसिकली डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाई कौन थे तुम्हारे, तो
डिमिट्री इवानोव्स्की। ओके, याद रखोगे इसे। आगे बढ़ते हैं, और वायरस क्या है तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के साथ साथ वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस में दो ही चीज है भाई, वायरस में दो ही चीज है, एक तो तुम्हारा प्रोटीन है और दूसरा तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है। एक मिनट, हाँ, तो एक तुम्हारा प्रोटीन है, दूसरा तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है। अब इस जेनेटिक मटेरियल में क्या हो सकता है, तो देखो इस जेनेटिक मटेरियल में दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए हो सकता है इस जेनेटिक मटेरियल में या फिर डीएनए हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। या तो आरएनए होगा सिर्फ जेनेटिक मटेरियल में, या तो डीएनए होगा। और वैसे वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल में आरएनए होते हैं ना, उन्हें पता है क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं रेट्रोवायरस। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि प्लांट जो होते हैं ना, उनमें मेनली तुम्हारे आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाले होते हैं, और एनिमल में जो वायरस पाए जाते हैं ना, उनमें मेनली डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाले वायरस होते हैं। मेनली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले नहीं होंगे। ओके, आगे देखने हैं। वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। तो वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसका जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में इन्फेक्शियस होता है। क्लियर है ना, यानी ये जो आरएनए डीएनए है ना, ये इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ध्यान से देखना, यहाँ पे इसे अंडरलाइन कर लेना। क्या है, viruses that infect plant have single stranded RNA, and viruses that infect animals have either single or double stranded RNA और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर है ना, तो मैंने भूला भी था यहाँ पे, लेकिन मेनली एनिमल में डीएनए वाले पाए जाते हैं। क्लियर है ना, लेकिन हाँ आरएनए वाले भी होंगे। तो यहाँ पे देखो प्लांट में क्या है, मेनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तुम्हारे सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब कि यहाँ पे सॉरी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए में तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है। एक मिनट एक मिनट, तो यहाँ पे देखना डीएनए में तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड है, और अगर यहीं पे आरएनए वाला है तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड है। क्लियर है ना, तो इस बात को याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफाज, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। ओके, बैक्टीरियोफाज का भी तुमने फिगर देखा जिसके 4 अलग अलग पार्ट्स भी थे। आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। याद रखोगे यहाँ पे प्लांट में क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। एनिमल में जो पाए जाते हैं वायरस वो तुम्हारे सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले होते हैं। क्लियर है ना, और बैक्टीरियोफाज जो है वो तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके, आगे देखते हैं द प्रोटीन कोट। यहाँ पे देखो प्रोटीन कोट जो है दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, मेड ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। देखो कैप्सोमियर मैंने दिखाया था ना यहाँ पे, ये देखो तुम्हारा छोटे छोटे जो सिंगल यूनिट्स थे, ये जो सिंगल यूनिट्स है ना, ये सिंगल यूनिट्स, सो दीज आर कॉल्ड कैप्सोमियर एक्चुअली। क्लियर है ना, यहाँ तक समझे। अब इसके बाद देखना यहाँ पे ये करेगा क्या, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मीन्स वही जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करेगा ये। क्लियर है ना, दीज कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। ये या तो हेलिकल फॉर्म में होगा या तो पॉलीहेड्रल फॉर्म में होगा। क्लियर है, हेलिकल फॉर्म देखो यहाँ पे समझना, ये जो स्ट्रक्चर है ना दैट इज द हेलिकल फॉर्म। ओके, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये जो है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा पॉलीहेड्रल है। यहाँ पे देख रहे हो ये पॉलीगॉन की तरह, सो यही तुम्हारा पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो बैक्टीरियोफाज तुम्हारा पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर का है, और टीएम भी तुम्हारा हेलिकल स्ट्रक्चर का है। ओके, तो यहाँ पे खास करके जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे, यहाँ तो मत लिखो, यहाँ पे लिख लो ज्यादा बेटर होगा। ये देखो तुम्हारा हेलिकल स्ट्रक्चर,
दिख रहा है ना, ये हेलिकल स्ट्रक्चर, और यहाँ से मैंने बताया ना ये तुम्हारा पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है ना, पैर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ एक्चुअली, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल बेसिकली होते हैं ना, तो ये भी तुम्हारा यहाँ से काट के, चलो मैं इसको साइड में ही लिख देता हूँ जल्दी से, 1 मिनट। हाँ, तो ये क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये तुम्हारा पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्लियर है, तो जेनेटिक मटेरियल जो खास करके है यहाँ हेड में जो होगा वही जेनेटिक मटेरियल कंटेन करेगा। क्लियर है ना, हेड कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जिसमें क्या होगा, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, अभी तो पढ़ा ना बैक्टीरियोफाज में। और यहाँ पे तुम्हारा टोबैको मोजाइक वायरस, यहाँ पे तुम्हारा आरएनए वाला होगा ऑब्वियसली, देखो यहाँ पे आरएनए दिखाया भी है, एंड दिस आरएनए विल बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, तो ये चीज समझ में आया। आगे बढ़े अब, तो यहाँ पे ये हेलिकल हो सकता है या पॉलीहेड्रल हो सकता है। क्लियर है ना, वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मॉम्स, यहाँ पे देखो वायरस से होने वाले डिजीज है, मॉम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्ब्स है, एंड इन्फ्लुएंजा, ये सभी क्या है, तो वायरस से होने वाली डिजीज है। एड्स is in human is also caused by virus, HIV virus समझते ही होंगे। In plants the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, vein वगैरह साफ हो जाएगा पूरा। क्लियर है ना, ड्वार्फिंग, ड्वार्फ हो जाएगा, एंड स्टंटेड ग्रोथ। क्लियर है, तो यहाँ पे समझ गए, ये सब बेसिकली सिम्टम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं कि मोजाइक फॉर्मेशन, मोजाइक मतलब तुम्हारे जैसे कि यहाँ पे जैसे होते हैं ना डार्क एंड लाइट पैचेस बन जाते हैं। ओके, तो लीफ में डार्क और लाइट पैचेस बन जाएंगे, कहीं पे कलर ज़्यादा, कहीं पे ब्राइट कलर हो जाएगा, लाइट बेसिकली हो जाएगा, उजला सा हो जाएगा, सो दैट इज मोजाइक फॉर्मेशन। लीफ वगैरह रोल कर जाएगा, कर्ल कर जाएगा, येलो हो जाएगा, वेन्स वहाँ पे बेसिकली गायब हो जाएंगे, ड्वार्फ हो जाएगा प्लांट, और ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्टंटेड हो जाएगा। सो ये सभी सिम्टम्स है बेसिकली कुछ डिजीजेस के, जो कि तुम्हारे किससे हो रहे मतलब किसकी वजह से हो रहे हैं, तो वायरस की वजह से हो रहे हैं। क्लियर है ना, ओके, यहाँ पे समझ में आया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझना वायरॉइड्स और प्रायंस बिल्कुल आसान है, कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लियर है ना, इन 1971 टीओ डेनियर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। अब इन्होंने एक और भी इन्फेक्शियस एजेंट्स इन्होंने खोजा जो कि तुम्हारे वायरस से भी छोटे थे, एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। याद रखना, ये किससे हो रहा है, तो वायरॉइड से हो रहा है। इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, यानी ये पता है क्या था, ये तुम्हारे जो जेनेटिक मटेरियल था ना तुम्हारे वायरस का, ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल था। यानी वायरॉइड्स क्या है, तो सिर्फ तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल हैं। क्लियर है ना, इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, और यहाँ पे प्रोटीन कोड एब्सेंट है, तो सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है ना, हेंस द नेम वायरॉइड। ओके, द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे जो आरएनए था उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा था, तो लो मॉलिक्यूलर वेट था। क्लियर है ना, एज कंपेयर टू द आरएनए ऑफ वायरस एक्चुअली। देन प्रायोन्स देखते हैं। In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by agent consisting of abnormally folded protein। यहाँ पे ये क्या है, तो ये तुम्हारे प्रायोन्स क्या है, तो प्रोटीन्स हैं, फोल्डेड प्रोटीन्स हैं एक्चुअली। क्लियर है ना, द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस, वायरस के ही साइज के जैसा था। These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, that is BSE, commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous variant, that is CR Jacob disease, that is CZD in human। यानी कि एनिमल में कॉज कर रहे हैं ये मैड काउ डिजीज, जिसे कि BSE बोल रहे हैं। एनिमल में कौन सा डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो एनिमल में कॉज कर रहे हैं BSE। ओके, और यहाँ पे बेसिकली अगर यही बात करते हैं ह्यूमन में, तो ह्यूमन में यहाँ पे ये कॉज कर रहे हैं तुम्हारा CZD।
क्लियर है ना, यानी CR जैकोब डिजीज, क्लियर है ना, यहाँ पे CR जैकोब disease, okay, and BSc is bovine spongiform encephalopathy, okay, BSc जिसे कि यहाँ पे मैड कॉ भी बोल रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये एनिमल में भी कहा तो कैटल में हो रहा है, क्लियर है ना, और ह्यूमन में ये हो रहा है। तो ये बेसिकली किससे हो रहा है, तो प्रायोन्स से हो रहा है, ये दोनों किससे हो रहा है, प्रायोन्स से हो रहा है। इन दोनों चीजों को याद रखोगे, क्लियर है। यहाँ पे देखो एक चीज तुम्हें मैं बताता हूँ, इस पूरे चैप्टर में सबसे छोटा जो यूनिट है ना वो तुम्हारा यही है, वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेन, क्लियर है ना, जिसमें से कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको ना तुम बार बार 2-3 बार पढ़ के एक एक पॉइंट तुम यहाँ से याद कर लोगे इस टॉपिक के, बिल्कुल भी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए एनसीईआरटी का खास करके। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन देखो, लाइकेन कुछ है नहीं, तुम्हारा अलगी और फंगस का एसोसिएशन है। तुम यहाँ पे अलगी प्लस फंगस दोनों को एक साथ ऐड करो तो तुम्हारा लाइकेन बन जाता है, क्लियर है ना। अलगी वाले पार्ट को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट और फंगस वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइकोबायोन्ट, क्लियर है ना। ये तुम्हारा अलगी वाला जो होता है ये तुम्हारा ऑटोट्रॉफ होता है, ओके, और ये माइकोबायोन्ट जो फंगस वाला होता है ये तुम्हारा हेट्रोट्रॉफ होता है, क्लियर है ना। तो ये चीज समझे। देखो लाइकेन का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक मीन्स दोनों को फायदा हो जहाँ पे, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन algae and fungi. The algal component is known as phycobiont and the fungal composition is mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic. तो autotrophic ये हो गया, heterotrophic ये हो गया respectively. Algae prepare food for fungi, तो ये autotroph है तो food देगा ना, आ रहा समझ में, algae food दे देगा, क्लियर है ना। एंड fungi provide shelter, ये शेल्टर देगा एंड absorb mineral nutrients and water for its partner, तो यहाँ पे ये रहने के लिए शेल्टर देगा प्लस एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, क्लियर है ना। तो ये दोनों काम कर देगा फंगस। तो इस तरह से दोनों को फायदा हो गया ना। शेल्टर किसे दे रहा है, अलगी को ना, अलगी को रहने के लिए शेल्टर। एब्जॉर्प्शन में क्यों हेल्प कर रहा है, क्योंकि देखो अलगी जब तुम पढ़ोगे ना तो अलगी पढ़ोगे तुम थैलोफाइटा में, क्लियर है, और थैलोफाइटा में तुम्हारे रूट, स्टीम, लीफ ये सारे पार्ट्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, बस एक थैलस का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम कर देता है फंगस तुम्हारा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे सही तरीके से हो पाता है सारा प्रोसेस। सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट इफ वन saw a lichen in nature one would never imagine that they had two different organism within them, यानी इतना एक दूसरे में बेसिकली मिले होते हैं कि अगर कोई लाइकेन देखोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें अलगी और फंगस दो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे बेसिकली मतलब रह रहे हैं, तुम्हें लगेगा कि ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, और ये भी किसका, तो सल्फर डाइऑक्साइड का, क्लियर है ना। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, जहाँ पे SO2 का पॉल्यूशन रहता है ना खास करके, वहां पे तुम्हारे लाइकेन ग्रो ही नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, और खास करके तुम्हारे सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन वाले एरिया में ग्रो नहीं करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ओके। यह चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। मैं इसके MCQ करवा दूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ सेशन रीजन क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो मैं लाइव करवा दूंगा, क्लियर है ना। तो जब भी वो क्वेश्चन का सेशन होने वाला होगा उसके 2-3 दिन पहले मैं टेलीग्राम पे लिंक छोड़ दूंगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में एक्चुअली होता क्या है ना कि मुझे सब कुछ टाइप करना पड़ता है, क्वेश्चन सारे, क्लियर है ना, तो इसीलिए वहां पे टाइम लगता है, बट कोई नहीं, मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो फिर ओके, इस वीडियो को लाइक करते जाओ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों की भलाई होगी, क्लियर है ना। चलो, और अगर पहली बार आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करते जाओगे, क्लियर है ना, ताकि तुम्हारा भलाई भी हो जाए, ताकि तुम्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।